नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल पर भी नए हैं या फिर इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैप्टर की स्टार्टिंग वाले जो वीडियोस हैं, यानी 4.1 के वीडियोस को, और 4.2 4.1 का जो वीडियो है और 4.2 का जो वीडियो है, प्लीज आप उन्हें देख लीजिए। उसके बाद आप इस एक्सरसाइज पे चलेंगे बेटा। ठीक है। अब देखिए, ऐसा है, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। एक मेथड था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के नाम से बेटा आप इसको जानते हैं। दूसरे मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरे मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे बना था वो मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि शायद सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसको भी मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के सारे मेथड अब हम सीख चुके हैं। तो अब हम सीधा 4.3 के सभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इक्वेशन बनवा दूंगा। ठीक है। सॉल्व करने का काम आप लोग खुद करेंगे। जौन सा सॉल्व नहीं हो रहा होगा भैया कमेंट करके बताना कौन सा नहीं हो रहा है। ठीक है। फिर अदरवाइज फिर एक अलग से स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाएगी आपके डाउट्स वाली। ठीक है। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का 4.3। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा इसको। देखिए 4.3 एनसीईआरटी मैंने ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं बेटा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में चार पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। ये जो चार पार्ट है, एक एक करके बेटा इनको क्या बोलता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अजी भाई लोग, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू हम लोगों ने इनको सॉल्व करना है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं इनको सॉल्व करवा के दे देता हूँ, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई। देखिए भाई, आपका जो है ये है आपकी एनसीईआरटी 4.3। ठीक है। एनसीईआरटी 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में दिया गया है 2x² माइनस 7x+3, 2x² माइनस 7x+3 इक्वल टू 0। तो गाइस, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि ये जो भी इक्वेशन आपको दे रखी होगी, आपने करना क्या है, हमेशा एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को सबसे पहले वन रखना होता है, वन बनाना होता है। तो हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 2। तो ये बन जाएगा x² माइनस 7/2x प्लस का 3/2 इक्वल टू 0। जब आप इतना कर लेते हैं जब आप इतना कर लेते हैं तो उसके बाद x² को ऐसे लिखते हैं, -7/2x को भी ऐसे लिखते हैं, प्लस का 3/2 भी ऐसे लिख लेते हैं। लेकिन जो x का कॉफिशिएंट होता है, x का कॉफिशिएंट x का कॉफिशिएंट कितना है, 7/2। उसका हाफ कितना होगा, हाफ। तो आप बोलेंगे 7/4। तो 7/4 का स्क्वायर आप लेफ्ट में भी ऐड करते हैं और आप उसको राइट साइड में भी ऐड करते हैं, दोनों साइड इसको ऐड किया जाता है। तो देखो अब ऐसे करके होगा क्या, ये जो इतना पार्ट है भाई लोग, ये देखो ये कैसे होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको सिखा रखा है बेटा। ठीक है। तो a का स्क्वायर और ये अपन का b का स्क्वायर, ये माइनस का 2a भी हो गया, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, x माइनस में 7/4 का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू में राइट साइड में क्या चल रहा है, 49/16। 3/2 को जब आप राइट में भेजेंगे तो माइनस का 3/2 बन जाएगा। अब आप 16 और 2 में एलसीएम लीजिए तो आंसर 16 आना है। तो 49, 24, ये बन गया, बनेगा 25/16। और लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखो गाइस, ये स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तो राइट साइड में प्लस माइनस तो लगेगा ही, साथ में 25/16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बन जाएगा 5/4। तो आपके दो केस बनेंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ओके। तो ये बन जाएगा 7/5 12/4 और आंसर आ जाएगा 3। ऐसे प्लस का 7 - 5 2/4 और आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो देख लेना है, कैलकुलेशन देखते रहना, कोई गलती तो नहीं है। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, 2x² प्लस x। सेकंड पार्ट में चलते हैं, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो ये सेकंड पार्ट है, तो अभी सेकंड पार्ट को कैसे किया जाए जरा वो सीखते हैं भाई फटाफट से। सबसे पहला काम, डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड बाय 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए बनेगा x²
एक्स को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2x हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे बाई 2 इक्वल टू में 0 आ जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे जो है मैंने फिर उसके बाद बताया था कि एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखना है, हाफ एक्स को भी ऐसे लिखना है, -2 को भी ऐसे लिखना है, पर जो एक्स का कॉफिशियंट है 1/2, उसके आधा, उसका आधा कितना होता है, हाफ कितना होता है उसका 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर आपने लेफ्ट में भी ऐड करना है और इसको आपने राइट में भी ऐड करना है। तो ऐसे करके होगा क्या, ये जो इतना पार्ट है भाई लोग, ये आपका बन जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये अपन का हो गया कितना 1/16, 2 जब राइट में जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 16 और 2 32 और 1 33 के बट्टे में अपन का आ जाएगा 16, यहाँ चलेगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखो आप जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे लेफ्ट साइड से तो राइट साइड में 33 के ऊपर तो देखो रूट तो आएगा ही, साथ में प्लस माइनस भी रहेगा, साथ में 16 जब रूट के बाहर आके बढ़े क्या बनेगा आपका 4 बन जाएगा, और उसी प्रकार से जो 1/4 है इसको जब हम राइट साइड में भेजेंगे तो ये माइनस का 1/4 प्लस माइनस में √33/4, ये हमारा आंसर आ गया भाई लोग। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो गाइस ये इतना हो गया, फिर चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या 4x² प्लस 4√3x प्लस 3, 4x² प्लस 4√3x प्लस 4x² प्लस 4√3x प्लस में 3 प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब जरा ये क्वेश्चन देखिएगा, 4x² है, 4x² प्लस 4√3x प्लस का 3 है, तो देखो आप सबसे पहले देखिए x² का कॉफिशिएंट क्या है। आज बच्चों x² का कॉफिशिएंट आप देख सकते हैं, x² का जो कॉफिशिएंट है उस केस में कितना है, दिस इज 4, तो सबसे पहला काम क्या है, डिवाइड बाय 4, डिवाइड कीजिए 4 से तो क्या बनेगा x² प्लस √3x, इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 3/4, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, x² लिख देते हैं, √3x लिख देते हैं, 3/4 भी एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन जो x का कॉफिशिएंट होता है वो क्या है √3, इस √3 के हाफ का स्क्वायर लेफ्ट में भी ऐड करना होता है और इसके हाफ का स्क्वायर आपने राइट में भी ऐड करना होता है। तो देखो ये जो इतना हिस्सा है वो क्या बन जाएगा, बन जाएगा x प्लस √3/2, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, इस 3/4 को जब आप राइट में भेजेंगे तो राइट में जाके माइनस का 3/4 बन जाएगा, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा अपन का कितना 3/4, अब पूरा कैंसिल होकर क्या आ गया 0 आ गया, तो इसके होल स्क्वायर की वैल्यू 0 आ रही है, तो x प्लस √3/2, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है यार, है ना, तो आपने x की वैल्यू क्या बोल दी है माइनस का √3/2, भाई तो x की यही वैल्यू निकलेंगी। तो आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे -√3/2 एंड -√3/2 आर 2 जीरोस, क्योंकि x की इस बार एक ही वैल्यू निकल रही है, दो डिफरेंट वैल्यूज नहीं निकल रही, दोनों रूट्स सेम है, सेम, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो है जब होल स्क्वायर हमने किया तो राइट साइड में क्या आ गया था, राइट साइड में सब कैंसिल हो गया 0 आ गया था, तो उसका स्क्वायर रूट भी 0 ही रहेगा, तो इस वजह से आपकी जो x की सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पे निकल पा रही है, यहाँ पे दो वैल्यूज नहीं निकलेंगी, बाकी इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा अगले एक्सरसाइज में, ठीक है। फिर इसका एक लास्ट पार्ट रह गया 2x² प्लस x प्लस 4, लास्ट पार्ट 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू में 0। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहला काम होगा डिवाइड करने का, डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो ये बनेगा x² प्लस 1/2x प्लस का 2 इक्वल टू में 0। फिर x² को लिखा, हाफ x को लिखा, अब देखो x के साथ कितना है 1/2 है ना, 1/2 का हाफ कितना होता है 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर लेफ्ट में भी ऐड किया, 1/4 का स्क्वायर राइट में भी ऐड कर दिया। अभी जो आपका इतना पार्ट है ये अपन का बन जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 को राइट में भेजेंगे तो माइनस का 2 बनेगा, राइट में 1/16 चल ही रहा है भाई लोग। अब एक चीज सोचिएगा, जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो माइनस का 32 प्लस का 1 अपॉन में 16 आएगा, और ये बन जाएगा माइनस का 31/16। तो देखो भाई लोग अब जरा इस बात को सोचो, x प्लस 1/4 का आपने होल स्क्वायर किया और होल स्क्वायर करके आपका आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव। सोचिए क्या किसी भी चाहे वो नंबर नेगेटिव हो या नंबर पॉजिटिव हो, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करके क्या कभी आंसर नेगेटिव आता है,
आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं आता यार, नेगेटिव कभी भी नहीं आता है। तो यानी कि ये सिचुएशन तो पॉसिबल ही नहीं है। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, एक्स प्लस वन बाई फोर, स्क्वायर हटेगा बेटा तो राइट साइड में ऊपर माइनस 31 बाय रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, और रूट के अंदर माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल। तो इस वाली जो जब भी देखो रूट के अंदर आपका नेगेटिव आ रहा है तो इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे करेंगे, हम बोलेंगे नो रियल रूट्स, रूट्स हैं पर वो रियल नहीं है, वो इमेजिनरी है। अब ये चीज क्या होती है, इसके लिए ना आपको 10th क्लास पास करके 11वीं क्लास में आना पड़ेगा, और वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा इमेजिनरी नंबर के नाम से बेटा। ठीक है, तो ये तब तक आप लोगों ने 10th क्लास में ये याद रखना है कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो सॉल्यूशंस जो होते हैं इसके जो रूट्स होते हैं वो रियल नहीं होते, वो इमेजिनरी होते हैं। उसको 11th क्लास में डिस्कस करना है बच्चे हम लोगों ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, इसमें एक्स की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन में जितने भी क्वेश्चन थे, चारों पार्ट थे, अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू, फॉर्मूला था ना बेटा कि माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए हमने इन चारों पार्ट्स को सॉल्व करना है, तो आप देख सकते हैं आंसर आपका सेम आएगा, ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्ट भी बेटा आप लोगों ने खुद करना है, इसमें दो ही सिंपल सिंपल से कैलकुलेशन है। क्या बोला गया, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। रूट्स फाइंड करने हैं तो सिंपल है भाई, आप किसी भी मेथड से रूट फाइंड कर लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलिए अब ना मैं चल रहा हूँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की तरफ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, अब मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की तरफ चल रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्या क्वेश्चन है जरा देखिएगा। देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान's एज 3 year ago and 5 year from now is, ये मिस हो गया भाई, अरे, इज 1/3, इज 1/3, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब हमें इनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ जाते हैं तो फिर बेटा तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्या बोला गया, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन ईयर्स 3 year ago एंड 5 year from now is 1/3। भाई रहमान नाम का कोई बंदा है अपना, ठीक है जी, रहमान नाम का कोई लड़का हो गया। क्या बोला गया कि इसकी एजेस के रेसिप्रोकल का सम। अब रेसिप्रोकल आप जानते हैं बेटा, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि मेरी एज, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरी एज अगर आज 25 है, ठीक है, आज से 3 साल पहले क्या रही होगी, 22 रही होगी। अच्छा, आज से 5 साल के बाद क्या होगी, 30 होगी। तो ये मेरी दो एज आ गई, एक 3 साल पहले वाली एज है और ये 5 साल बाद वाली एज है। तो इनका अगर रेसिप्रोकल कर दें और रेसिप्रोकल करके जोड़ दें, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर देना, उल्टा। ठीक है जी, जैसे 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 5 का 1/5, 5 का 1/5, ऐसे ही। तो इस क्वेश्चन में भी क्या बोला गया, रहमान नाम का कोई बंदा है, कोई लड़का है भैया, ठीक है, और उसकी आज जो भी एज है, मुझे नहीं मालूम उसकी एज आज कितनी है, तो एक काम करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू एक्स ईयर्स। मान लेते हैं रहमान की आज की जो एज है वो एक्स ईयर्स है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, सम करना है किसका, रेसिप्रोकल किसका, रहमान की एज का। कौन सी एज का, 3 साल पहले वाली और 5 साल बाद वाली, यानी कि 3 साल पहले रहमान की एज क्या रही होगी, 3 year ago, 3 year ago एज ऑफ रहमान वो रही होगी कितनी, x-3 years। अच्छा, 5 साल बाद, 5 year फ्रॉम नाउ, ठीक है जी, 5 साल बाद, 5 year later, 5 year later एज ऑफ रहमान। बताओ 5 साल बाद रहमान की एज क्या रही होगी, x + 5 years। ठीक है, अब देखो बेटा बोला गया कि इन दोनों ही एजेस को अगर रेसिप्रोकल कर दें, 1/x-3 और 1/x + 5, और रेसिप्रोकल करके प्लस कर दें भाई, तो प्लस करके जो आता है दैट इज इक्वल टू 1/3। गाइस, प्लस करके जो चीज आएगी वो किसके इक्वल है,
वो 1/3 के इक्वल, जैसे क्या बोला गया था, सम ऑफ दी, सम करना किसका, रेसिप्रोकल का, किसकी रेसिप्रोकल का, एज का, कौन सी एज का, 3 साल पहले वाली और 5 साल बाद वाली, तो क्या आएगा, इज नाउ 1/3, फाइंड इट्स प्रेजेंटेज। तो प्रेजेंटेज को फाइंड करने के लिए भाई लोग अब आपने इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखो x-3 x+5, पहले मैं एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम लेके देखो x+5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी, ओके, और इस x-3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी, इक्वल टू 1/3, ओके। तो देखो ये क्या बन जाएगा, इस x में आप इस x को प्लस करेंगे तो बनेगा 2x, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो बनेगा 2, अपॉन में x इंटू एक्स स्क्वायर, 5x माइनस 3x माइनस 15, 1/3, 2, यहाँ से 2x+2 तो रहेगा ही, और अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 इक्वल टू में 1/3, बड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6, इसकी मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को राइट साइड में भेज दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 में से माइनस करेंगे 6x और माइनस करेंगे 6, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 2 माइनस 6 माइनस का 4, 15 और 6, 15 और ये अपन का माइनस का 6, तो ये बन जाएगा माइनस का 21 और इक्वल टू में रहेगा 0, इक्वल टू में रहेगा 0, 21। अब देखो इसको फैक्टराइज करना है, तो देखो ये सिंपल है यार, ठीक है। अब आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो 7 और 3 मेरे को फैक्टर नजर आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन प्लस 3 एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 7। देखो भाई लोग आपके x+3 की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी और एज नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 बचेगा और आपके x की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी, यानी कि जो उसकी जो प्रेजेंट एज है, उसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, वो 7 ईयर्स है, ठीक है। तो बताओ आज से 3 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी, वो रही होगी कितनी, 1 बाय, वो रही होगी 4। आज से 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, वो हो जाएगी 12। इनका रेसिप्रोकल करके बेटा अगर मैं प्लस करूं तो देखो आंसर क्या आना है, 12, 3 + 1, 4/12, और आपका आंसर देखो 1/3 आएगा। तो आप इस प्रकार से अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जो क्वेश्चन में जो मुझसे पूछा गया था उसकी परसेंटेज पूछी गई थी, तो बेटा मैंने आंसर बता दिया 7 ईयर्स, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30, ओके। शेफाली की बात हो रही है, शेफाली नाम की किसी लड़की की बात हो रही है भाई, ठीक है। तो इसके जो मार्क्स हैं, ठीक है, मार्क्स मान लेते हैं, मार्क्स इन मैथ्स वो मान लेते हैं x, और मार्क्स इन इंग्लिश वो मान लेते हैं y। तो क्या बोल दिया गया, सम ऑफ द शेफालीज मार्क्स, शेफाली को जो मार्क्स मैथ्स में मिले और इंग्लिश में मिले उन दोनों का जो सम है, यानी कि x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू 30, ओके। x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। यहां से आप x की भी वैल्यू निकाल सकते हो और आप यहां से y की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो जरूरत के अनुसार देख लेंगे कि हमें क्या चाहिए। फिर क्या बोलता है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। हाँ जी बच्चों, अगर अगर हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर मैथ्स में उसको 2 नंबर ज्यादा मिले होते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिले होते, तो ठीक है। तो देखो जरा ऐसा है ना, अगर मैथ्स के मार्क्स कितने होते, 2 नंबर ज्यादा, x+2, और इंग्लिश के मार्क्स कितने होते, इंग्लिश के मार्क्स कितने होते, 3 मार्क्स लेस, यानी कि अभी तो y है ना, उसको लेस कर दो। तो देखो होगा क्या, इनका जो प्रोडक्ट है x+2 और y-3, तब उसके मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का जो प्रोडक्ट होता, देयर प्रोडक्ट वुड बी 210। तो उस सिचुएशन में इनके प्रोडक्ट के, इनके मार्क्स की मल्टीप्लाई करके आपका आंसर कितना आ जाता, 210 आ जाता भाई लोग, ठीक है। तो अब देखो ऐसा है ना, मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है x और y के टर्म्स में। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, x और एक वेरिएबल, देखो x था एक वेरिएबल y था, तो आपने किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है।
तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे x की भी वैल्यू रख सकता हूँ, y की भी वैल्यू रख सकता हूँ, वो आपकी मर्जी है भाई, आप क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू तो एज इट इज रहने देता हूँ, बट y की वैल्यू बेटा मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, और y की वैल्यू है कितनी, 30 माइनस में x, आगे माइनस का 3 चल रहा है, इक्वल टू में 210 रहेगा ही, तो x प्लस 2, आगे 30 में से माइनस किया 3 तो बन जाएगा 27, 27 माइनस का x रहेगा, इक्वल टू में 210 रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन करना है, x इंटू 27, x इंटू एक्स, 27 इंटू 2, अपन का बन जाएगा 54, माइनस में 2x इक्वल टू में 210। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर, 27 माइनस का 2, ये बन जाएगा प्लस का 25x, और 54 है, माइनस का 210 कर देते हैं, राइट साइड में 0 रहेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x, 54 से 210 माइनस किया तो आई थिंक ये माइनस का 156 होना चाहिए, और पूरी इक्वेशन का साइन चेंज कर दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ नेगेटिव में है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय -1, दोनों साइड लेफ्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे ना सिंपल, अब यहाँ पे कैलकुलेशन का काम है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है इसमें, या फिर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, मुझे 156, देखो 1 है यहाँ, 156 है, तो 1 इंटू 156, आंसर 156 ही रहेगा। इसके एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, इतने 6 2 18, और 13, और 13 कम 13, तो 2 दूनी 4 3 12, 12 और 13 बेटा मेरे फैक्टर बन गए, 12x और 13x। ठीक है, तो देखो इनमें कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन तो x माइनस 12, माइनस 13 कॉमन तो अगेन x माइनस 12। देखो ये काम आप जानते हैं यार, ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, मेरा काम है इक्वेशन बनवाना, और आप इक्वेशन सॉल्व करना ही नहीं सीख पाए बेटा तब तो बेकार ही है ना। तो इक्वेशन सॉल्व करना आप लोगों को आना चाहिए, कुछ क्वेश्चनों में मैं करवा रहा हूँ लेकिन सब में नहीं करवाऊंगा। देखो भाई, हमारे 2 सब्जेक्ट के मार्क्स थे, दोनों सब्जेक्ट की मार्क्स का जो सम था वो कितना था, 30 था। तो सोचिए अगर x 12 होगा तो y 18 हो जाएगा, और x अगर 13 होगा तो y आपका, x अगर 13 होगा तो y आपका 17 हो जाएगा। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है बच्चे, ये 2 पॉसिबिलिटी हैं। अगर आप आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं, इसमें 2 मार्क्स कम कर दो, तो 10, सॉरी मैथ्स में मार्क्स आपके बढ़ रहे थे, मैथ्स में आपको 2 नंबर ज़्यादा मिल रहे थे, और इंग्लिश में आपको 3 नंबर कम मिल रहे थे। यानी कि अगर 12 में 2 नंबर ज़्यादा करते हैं 14, और यहाँ से 3 नंबर कम कर दें तो आपका आ जाएगा 15। ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा 210 मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सेम चीज़ आप यहाँ कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 2 नंबर ज़्यादा मिल जाए तो हो जाएगा 15, और यहाँ से अगर आप 3 नंबर कम कर दें तो आपके हो जाएगा 14। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है बेटा, आपके मैथ्स के मार्क्स इतने और इंग्लिश के मार्क्स इतने हो सकते हैं, या फिर मैथ्स के मार्क्स इतने और इंग्लिश के मार्क्स इतने हो सकते हैं। ये दोनों ही सिचुएशन हमारी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हमारे वैलिड होंगे बेटा। ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त, चलते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे। हाँ जी, ये आपका आगे नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, देखो रेक्टेंगुलर फील्ड की बात कर रहा है। ठीक है, देखो ये लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, ये इसका डायगोनल हो गया, क्योंकि दोनों ही डायगोनल सेम होते हैं रेक्टेंगल में, ये इसका डायगोनल हो गया। क्या बोला गया, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। एक काम करते हैं, शॉर्टर साइड को मान लेते हैं x मीटर, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, 60 मीटर मोर x प्लस 60 मीटर। बात समझ में आ रही बच्चों, मान लेते हैं लेट x मीटर बी द शॉर्टेस्ट साइड। तो इस सिचुएशन में हमारा जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, एंड द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ये जो लेंथ है इसकी, ये इस ब्रेड्थ से कितनी ज्यादा है, 30 मीटर ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए कि
एक डायगोनल जो है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 60 मीटर ज्यादा है किससे, उसकी छोटी साइड से। तो छोटी साइड हमने इसको नाम दे देते हैं यार, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो शॉर्टेस्ट साइड हमने बी सी मान ली है x मीटर, ठीक है। तो डायगोनल जो इसका होगा AC वो 60 मीटर ज्यादा हो जाएगा। फिर इसने एक बात और बोली कि जो इसकी लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड कौन है, देखो ये BC शॉर्टर साइड है, तो AB इसकी लॉन्गर साइड हो जाएगी। तो AB इस सिचुएशन में कितना आ जाएगा, इसने बोला कि शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है। तो लो भाई क्या दिक्कत वाली बात है। अब इस क्वेश्चन में ना देखो, आपको मालूम है कि रेक्टेंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। रेक्टेंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इस हिसाब से बच्चे जो AC का स्क्वायर होगा इन ट्राइंगल ABC, जो AC का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, दो छोटी साइड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का सम। तो AC स्क्वायर यानी कि x प्लस 60 का होल स्क्वायर, AB यानी कि x प्लस 30 का होल स्क्वायर, BC यानी कि x का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना भाई लोगों। तो x स्क्वायर 3600, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। फिर ऐसे यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2AB, ठीक है, और प्लस में x का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड में 0 रहने दीजिए और इन दोनों को उठा के राइट साइड में भेज दो। -3600 माइनस का 120x, तो x स्क्वायर 60 और 120 माइनस का 60x, 900 और 3600 का बेटा ये अपन का बन जाएगा माइनस का 2700। तो देखो ये मैं इसको छोड़ रहा हूं इतना, वैसे फैक्टर बनाना इसका इजी है। माइनस का 90 प्लस का 30 आपका 2700 ही आएगा। इसको आप आगे खुद सॉल्व कर सकते हैं भाई लोग, ठीक है, वो खुद दिमाग लगाना है इस पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्वेश्चन को भाई। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। कोई दो नंबर है, ठीक है, उन दोनों नंबरों का जो स्क्वायर होगा उनके बीच में कोई डिफरेंस भी तो होगा। जैसे मैं बोलता हूं कि एक नंबर है 5, एक नंबर है 3, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9। बताओ 25 और 9 के बीच में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 16 का हो गया। क्यों जी बच्चे, तो वही बेटा यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में बोला गया कि कोई दो नंबर है, कोई नंबर छोटा रहा होगा, एक नंबर बड़ा हो रहा होगा। तो मान लेते हैं लेट x एंड y बी द नंबर्स, और एक एजम्पशन ले लेते हैं कि x बड़ा है और y छोटा नंबर है, x इज अ ग्रेटर नंबर एंड y इज अ स्मॉलर नंबर, ऐसी हमारी एजम्पशन है, ठीक है। तो अब देखो क्या बोलता है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। तो नाउ देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बड़े नंबर का स्क्वायर और छोटे नंबर का स्क्वायर उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 180। एंड स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या है, इज 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। देखो लार्जर नंबर कौन था, x था, उस x का 8 टाइम्स कर देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, छोटे नंबर के, स्मॉलर नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद x स्क्वायर, इस y स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं 8x, ठीक है। इस 180 इक्वल टू में 180 तो रहेगा ही, फिर x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके फैक्टर बेटा आप खुद सोच सकते हैं। अगर मैं इसको बेटा, अगर मैं इसमें एलसीएम लेता हूं तो 1 इंटू 180 करके आपका आंसर 180 आना है। तो 180 के एलसीएम अगर आप लेते हैं 90, 45, 15, 5 और 1, आप देख सकते हैं 5 टू जा 10 कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 भी कर सकते हैं। तो 10 और 18 के बीच का डिफरेंस आप जानते ही हैं बेटा, 10 और 18 के बीच का डिफरेंस आप जानते ही हैं, वो 8 होता है। तो -18x प्लस का 10x आप इसको लिख सकते हैं। आप अभी क्वेश्चन को आगे खुद से कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अब जो क्वेश्चन है बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका एक बहुत ही
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जैसे कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और इसके जैसे ही क्वेश्चन आपको एक 4.1 में भी मिला था, ट्रेन वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे मालूम था इस क्वेश्चन ने बाद में आना है, तो इसलिए बेटा मैंने इसको छोड़ दिया था। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है भैया, किसी एक समान चाल से कोई ट्रेन चलती है, सेम स्पीड से चलती है, ठीक है। ये हमारी एजम्पशन है, क्वेश्चन में बोला गया कि सेम यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी कवर करी, डिस्टेंस डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड कितनी है, स्पीड मालूम नहीं है, चलो चलते हैं आगे पढ़ते हैं। कहते हैं इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो इससे क्या होता, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। जैसे ये ऐसे समझिए कि मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई जर्नी है, डिस्टेंस मैं नहीं बता रहा हूं, बट ये समझ लीजिए कि हम पहले 60 की स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, और मान लेते हैं हमको लग रहे थे तब 10 घंटे, ठीक है जी। हमको इस पूरी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा था, 10 घंटे लग रहे थे। लेकिन क्या बोल दिया कि अगर अगर स्पीड ना 60 ना होके कितनी होती, 65 हो जाती, तब हमें 10 घंटे नहीं लगने थे। तो सोचो, स्पीड बढ़ जाने से टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। स्पीड अगर मेरी बढ़ जाए तो ऑब्वियसली बात है टाइम कम लगेगा भैया। पहले जिस डिस्टेंस को कवर करने में 10 घंटे लग जा रहे थे, स्पीड बढ़ जाने की वजह से अब वही काम जल्दी हो जाएगा, वही डिस्टेंस हम जल्दी कवर कर लेंगे, यानी अब हमें 9 घंटे लग रहे हैं, 1 घंटा कम लग रहा है, ठीक है जी। ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया है। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन को दोबारा से। अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर at a uniform speed if the speed had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर, ज्यादा होती स्पीड अगर, तो क्या होता, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फिर उसी डिस्टेंस को हम 1 घंटा पहले खत्म कर सकते थे, कब, अगर स्पीड ज्यादा होती तो, ठीक है। तो बता, अब पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बताओ हमारी जो ट्रेन है अभी वो किस स्पीड से चल रही होगी, हम ये जानना चाहते हैं। तो भाई लोग इसको पता करने के लिए तरीका देखिएगा। स्पीड पूछी गई है तो लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि अभी जो हमारी स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, और आप जानते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि 360 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी, 360 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी, उस डिस्टेंस को हमने x की स्पीड से कवर किया है, तो हमें इतना टाइम लग गया होगा। दिस इज t1, ओके। ये क्या है, टाइम 1, ये है टाइम 1। ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जब हम x की स्पीड से चल रहे थे, ठीक है। लेकिन अब देखो हुआ क्या होगा, अब हमने अगर मान लो स्पीड बढ़ाई होगी, इफ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर जाता है, न्यू स्पीड, पहले स्पीड कितनी थी, x थी, स्पीड अब नहीं कितनी होगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो स्पीड के बढ़ जाने से टाइम, स्पीड के इंक्रीज होने से, स्पीड के बढ़ जाने से टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। पहले जो भी टाइम लग रहा था अब उससे कम लगेगा भाई, ठीक है। तो टाइम अब चेंज हो जाएगा, टाइम अब कितना लगेगा भाई, t2। t2 तो देखो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस तो सेम है, कितनी, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। लेकिन स्पीड अब सेम नहीं है, स्पीड अब कितनी हो चुकी है, x प्लस 5 हो चुकी है। तो अब आपको इतने आवर्स लग रहे होंगे। ये बात ठीक है बच्चों, पहले इतना टाइम लग रहा था, अब आपको इतना टाइम लग रहा है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, T1 में और T2 में बड़ा कौन सा टाइम है, कौन सा टाइम ज्यादा है, किस सिचुएशन में हमको ज्यादा टाइम लग रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। तो सोचिए, टाइम ज्यादा तो वहां लगेगा जहां स्पीड कम होगी। स्पीड कम कहां थी, T1 में या T2 में, भाई T2 में तो स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा है। जहां पर स्पीड ज्यादा होती है वहां पर टाइम कम होता है, यानी T2 छोटा नंबर होगा और T1 बड़ा नंबर होगा। बात समझ में आ रही बच्चों। तो करना क्या होगा, बड़े नंबर में से आपने माइनस कर देना है, किसको, छोटे नंबर को। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था कि अगर इस जर्नी को
जब हम x की स्पीड से जा रहे थे तब हमको 10 घंटे लग रहे थे, जब हम x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं तब हमको 9 घंटे लग रहे हैं। तो ये समझ लो आपका T1 है और ये आपका T2 है। तो आपने करना क्या है, T1 में से माइनस कर देना है किसको, T2 को। तो उनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा, और डिफरेंस कितने का है बच्चे, इस क्वेश्चन में डिफरेंस हमारा हो गया 1 घंटे का। इस क्वेश्चन में डिफरेंस हमारा हो गया 1 घंटे का। क्वेश्चन में भी यही बोला गया था कि अगर हमारी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर होती, अगर if if the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less, तो 1 घंटा कम लगता। यानी कि अगर स्पीड बढ़ जाएगी, अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा। ये बड़ा टाइम है, ये छोटा टाइम है, और इस बड़े टाइम और छोटे टाइम के बीच डिफरेंस कितने का है, 1 घंटे का डिफरेंस है भाई। यानी कि अगर ये 10 है तो ये 9 है, ये 11 है तो ये 10 है, ये 100 है तो ये 99 है। मतलब जो भी है T2 1 घंटा कम है भाई। ठीक है, अब T1 है कितना, T1 था 360 के बट्टे में x, T2 है 360 के बट्टे में x प्लस 5 इक्वल टू में आपका 1 रहेगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है भाई लोग, एलसीएम ले लीजिए। x प्लस 5, 360 की मल्टीप्लाई x प्लस 5 से हो जाएगी, 360 की मल्टीप्लाई x हो जाएगी इक्वल टू 1 रहेगा। 360x माइनस 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो भाई, तो ये अपन का बन जाएगा 5 × 0, 5×6 = 30, 5×15 = 18 माइनस का 360x अपॉन में चल रहा है x का स्क्वायर साथ में 5 का x इक्वल टू में 1 चल रहा है। तो 360x से 360x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1800 x स्क्वायर प्लस का 5x। ओके, और इस 1800 को राइट साइड में भेज दो भाई लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नजर आ गया होगा आप लोगों को कि इंपॉर्टेंट क्यों है ये क्वेश्चन। तो प्लस का 1800, ठीक है। तो इसमें अब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेता हूं मैं 1800 के। यार मैं तो सारे क्वेश्चन खुद ही करा दे रहा हूँ, तुम क्या करोगे फिर। चलो कोई नहीं, जो मैं करवा रहा हूँ तो तुम खुद से करना दोबारा एक बार घर पे। देखो एलसीएम ले ले भाई मैंने सारे, मुझे 5 चाहिए ना, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, दूनी 40, 5 3 15, 15 3 45, 40 और 45 बन गए भाई फैक्टर। 40 और 45 के बीच में तुम डिफरेंस माइनस क्या आ जाएगा, 40 और 45 अगर मैं लिखता हूँ इसमें गड़बड़ है भाई। अच्छा ये मेरी मिस्टेक होगी बच्चों, ये मेरी मिस्टेक होगी, यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ पर भी प्लस रहेगा, क्योंकि वही मैं कह रहा था ना, फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं, तो इस वजह से माइनस आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 तो रहेगा ही इक्वल टू में 0। तो अब आप जानते हैं कि यहाँ से x कॉमन आके x प्लस 45 बनेगा, यहाँ से माइनस का 40 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस ये भी 45 आ जाएगा, फिर x प्लस 45 कॉमन, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 45 और x की वैल्यू आ जाएगी 40। ओके, तो यानी कि हमारी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी बेटा हमारी। ठीक है, अगर मुझसे पूछ लिया जाता कि पहले मुझे टाइम कितना लग रहा था, तो भाई डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस थी 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, और स्पीड थी 40, तो यानी कि मेरे को 9 घंटे लग रहे थे। पर अगर मेरी स्पीड कितनी होती, अगर मेरी स्पीड कितनी हो जाती, 40 में 5 जोड़ दो, 45 किलोमीटर पर आवर, तो उस सिचुएशन में मुझे टाइम कितना लगता, फिर डिस्टेंस तो सेम ही है, 45 90, और ये आपका 9×5 = 45, 9×6 = 36, तो इस सिचुएशन में आपको 8 घंटे लगते हैं भाई। ठीक है, तो देख सकते हैं आप 1 घंटा कम लग रहा है भाई लोग। तो आपने देखा होगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें गलती कर दी थी स्टार्टिंग में, मैंने यहाँ पे माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस लिख दिया था भाई, जो कि मेरी मिस्टेक थी। ठीक है, तो इन सब मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि जब मेरे को मिस्टेक का आइडेंटिफिकेशन कैसे पता चला भैया, कैसे पता चला कि मिस्टेक हुई है, मैंने इसके फैक्टर नहीं बना पा रहा था। ठीक है,
तो मैंने फिर यहाँ पे चेक किया तो भाई फैक्टर में गलती आ रही थी, यानी कि पक्का मैंने ऊपर कोई गलती कर गई थी। तो मेरे माइंड में भी तुरंत ही मेरे को ये दिख गया। लेकिन एग्जाम में थोड़ा आप लोग सतर्क रहिएगा भाई, क्योंकि मैं तो मिस्टेक कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा पेपर हो चुका है, मेरे मार्क्स आ चुके हैं पूरे भाई। ठीक है, मेरे तो मार्क्स आ चुके हैं, लेकिन अब आपकी बारी है भाई मार्क्स को लाने की। तो गाइस इसको ध्यान दीजिएगा भाई लोग। ठीक है, देखो इसके जैसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, इसके जैसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ बेटा। सेम क्वेश्चन इसके जैसा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेन वाले कई सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई आपके एग्जाम में। देखो भाई क्या बोला गया है बच्चों, कहता है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। देखो दो प्रकार की ट्रेन है, एक है एक है आपकी एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन सुन के लग रहा है कि बहुत तेज चलती होगी, और दूसरी आपकी पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, द एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। ओहो, पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम ले रही है। अब सोचो उसका रीजन क्या होगा। रीजन ये होगा कि पक्का ये एक्सप्रेस ट्रेन तेज स्पीड, ज्यादा स्पीड से चल रही होगी और ये कम स्पीड से चल रही होगी। ये फास्ट होगी और ये स्लो होगी। इसके स्लो होने की वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है, इसके फास्ट होने की वजह से इसको टाइम कम लग रहा है भाई। क्या बोला गया, टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। भैया मैसूर से लेकर बैंगलोर तक के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस बोली गई है 132 किलोमीटर है। ठीक है, अब मैसूर से बैंगलोर तक पहुंचने में इसको जितना टाइम लगता है, इस पैसेंजर ट्रेन को 1 घंटा ज्यादा लगता है, क्योंकि स्लो है। ठीक है, तो फिर क्या बोला गया, if the average speed of the express train is 11 किलोमीटर पर आवर more than the passenger train। भैया एक्सप्रेस की स्पीड कितनी है, 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, यानी कि अगर ये 100 किलोमीटर पर आवर है तो ये 111 किलोमीटर पर आवर होगी। समझ में आ रही बच्चों बात, ये अगर x किलोमीटर पर आवर है तो ये x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर होगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो इसको x मान लेते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको राइट साइड में x माइनस कम लिखना पड़ेगा ना, स्पीड कम है। तो आपकी मर्जी है बेटा, वो कैसे आप लिख सकते हैं। मैं फिलहाल इसको इस प्रकार से लिख के चल रहा हूं। ठीक है, तो जरा समझिएगा बच्चों, जरा देखिएगा। देखो डिस्टेंस तो दोनों को ही सेम कवर करनी है, इसको भी 132 किलोमीटर कवर करना है और इसको भी 132 किलोमीटर की ही डिस्टेंस को कवर करना है। स्पीड आपने लेट कर ली है x और x प्लस 11। ठीक है, तो बताइए टाइम इक्वल टू क्या होता है। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो बताओ ये जो अपनी एक्सप्रेस ट्रेन है, इसको टाइम कितना लगता होगा, 132 की स्पीड से जा रही है और x प्लस 11 इसकी 132 किलोमीटर की डिस्टेंस जा रही है और x प्लस 11 इसकी स्पीड है, तो इतने घंटे लग जाएंगे। एंड अगर बात करें पैसेंजर ट्रेन की, अगर बात करें पैसेंजर ट्रेन की, तो पैसेंजर ट्रेन डिस्टेंस सेम ही कवर कर रही है, डिस्टेंस तो सेम ही कवर कर रही है भाई, डिस्टेंस है 132, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो x प्लस 11 नहीं है, इसकी स्पीड कम है, x है इसकी स्पीड, तो इतना टाइम लग रहा होगा। अब बताओ भाई T1 में और T2 में बड़ा नंबर कौन है। सोचो भाई, T1 में और T2 में बड़ा नंबर कौन सा है, सोचिए इस बात को। भाई टाइम ज्यादा कहां लग रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों से। तो सोचिए टाइम ज्यादा वहां लगेगा जिसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, स्पीड कम किसकी है, स्पीड कम है पैसेंजर की। पैसेंजर की स्पीड कम है तो इसलिए उसको टाइम ज्यादा लग रहा होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बड़े नंबर में से माइनस कर देंगे छोटे नंबर को। अगर पैसेंजर को 10 घंटे लग रहे हैं तो पक्का एक्सप्रेस को 9 घंटे लग रहे होंगे, तो आप 10 में से माइनस कर देंगे 9 को। तो उनके बीच का डिफरेंस बोल रखा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार, डिफरेंस कितने का है। एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, 1 घंटा कम लग रहा है ना, तो उनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 घंटे का। अगर एक को 100 घंटे लग रहे हैं तो दूसरे को 99 घंटे लग रहे होंगे, एक को 10 आवर्स लग रहे हैं तो दूसरे को 9 आवर्स लग रहे होंगे। तो आपने क्या किया, बड़े में से आप छोटे को माइनस कर रहे हो तो उनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा। तो T2 था कितना, 132 के बट्टे में x, 132 के बट्टे में x प्लस 11 इक्वल टू 1। गाइस मैं चाहता हूं कि इस कैलकुलेशन को ना आप स्वयं करें, अजी स्वयं करें बेटा इसको, सेल्फ। ठीक है जी, खुद से करना है इस चीज को आप लोगों ने, मैं मान के चल रहा हूँ इस चीज को आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज ओवर होने वाली है, 2 क्वेश्चन रह गए, उनको फटाफट से निपटाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11, आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा बेटा क्वेश्चन को। बोला गया सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर फाइंड द टू स्क्वायर्स। किसी दो स्क्वायर्स की बात कर रहा है, एक बड़ा स्क्वायर होगा एक छोटा स्क्वायर होगा। बड़े वाले की साइड को x मीटर ले लेते हैं, छोटे की साइड को y मीटर ले लेते हैं, तो बड़े का एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा भाई x स्क्वायर, और छोटे का एरिया कितना होगा y स्क्वायर। सही बात है। बड़े का पेरीमीटर कितना होगा 4x, छोटे का पेरीमीटर कितना होगा 4y, चारों साइड का सम होता है ना पेरीमीटर। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, पहले के एरिया में अगर दूसरे के एरिया को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 468 मीटर स्क्वायर। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। फिर आगे क्या बोलता है एंड इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, बड़े के पेरीमीटर में से माइनस कर दो छोटे का पेरीमीटर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज कितना 24। ओके, तो फिर क्या बोलता है फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो एक काम करो भाई, इसमें से 4 कॉमन ले लो, 4 से 24 कट जाएगा, x माइनस वाई बराबर 6 आ जाएगा, और x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी y प्लस 6। x की इस वैल्यू को भाई पुट करो यहाँ पे। नाउ जो आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 है, x स्क्वायर है प्लस y की जगह आप x की जगह पुट कर लीजिए, x की जगह पुट कर लीजिए y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 468। इसको सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस का 36 माइनस का 468 इक्वल टू में 0, 2y स्क्वायर प्लस 12y, 36 माइनस 468, माइनस में 8 में से 6 गए 2, 6 से 3 गए 3 और 4, 4 से 32, और 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ये आपका 216 बन जाएगा। और इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं यार, 216 की फैक्टर 36, 18 और 12 आई थिंक आप लिख सकते हैं। 18 इंटू 12 कितना होता है, हाँ ठीक है, तो 18 और 12 इसके फैक्टर बन जाएंगे, 18y माइनस का 12y। ठीक है, तो देखो ये मेरे को तो देखो एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। आप जब इनको खुद प्रैक्टिस करेंगे बेटा तो आपसे भी इनके आंसर बन जाएंगे, और जब नहीं बनते हैं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर ले यार, वो तो सबसे बेस्ट है ना। तो देखो एक बार y की वैल्यू आ जाएगी -18, जो कि पॉसिबल नहीं है, y नेगेटिव नहीं हो सकता, वो साइड है। और एक बार y की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर, और x किसके इक्वल था, x था y प्लस 6, तो x आपका कितना आ जाएगा 18 मीटर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बड़े समझ में आया होगा। अब आपका रह गया एक क्वेश्चन, उसको भी देखते हैं। चलिए गाइस, अब इसका रह गया सबसे लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से उसको भी कर लेते हैं। भाई इसको समझाने में टाइम लग जाता है यार। लास्ट क्वेश्चन है इसका 9th क्वेश्चन, ये सबसे ट्रिकी माना जाता है इस एक्सरसाइज का, और बच्चों को काफी दिक्कत भी होती है इसमें, और काफी कुछ बच्चों ने इसका रट्टाफिकेशन लगा रखा होता है, रट्टा लगा रखा होता है भैया। आज ये क्वेश्चन है, आज बेटा ये क्वेश्चन है, क्या बोला गया है कि टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन दिस आवर्स, द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately, find the time in which each tap can separately fill the tank। ये ना कुछ वो चैप्टर 3 में एक वो मैन विमेन वाला क्वेश्चन आया था ना, वर्क वाला। ठीक है, तो जो टेक्निक बेटा मैंने आपको वहां पर बताई थी, सेम उसी टेक्निक से आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पर करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है ना, अगर टैंक को फिल करना हमारे लिए कोई वर्क है, ठीक है, तो उसका टोटली फिल हो जाना, टोटल वर्क इक्वल टू 1 यूनिट मान लिया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि किसी टैंकी की जो कैपेसिटी, किसी टैंक की जो कैपेसिटी है, मैं आपसे बोलता हूं कि वो 1000 लीटर है, ठीक है, 1000 लीटर है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर पानी सिर्फ 500 लीटर ही है। कैपेसिटी उसकी 1000 है, लेकिन पानी उसके अंदर सिर्फ कितना है 500 लीटर है। तो इस सिचुएशन में क्या बोलते हो कि टंकी आधी भरी है, टैंक इज हाफ फुल। तो हाफ क्यों बोलते हो, हाफ क्यों बोलते हो भाई, कि अगर टोटल हमें 2 यूनिट भरना है तो 2 में से कितना भरा हुआ है 1 भरा हुआ है, या फिर अगर टोटल काम 1 यूनिट है तो उसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, 0.5 और 0.5, यानी कि इतना काम हो रखा है और इतना काम अभी होना बाकी है।
बात समझ में आ रही है बच्चे? तो टैंक को भरने की बात हो रही है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ये कोई टंकी हो गई, टंकी में पानी दो पाइप से आ रहा है, एक स्मॉलर डायमीटर वाले से आ रहा है और एक पानी आ रहा है लार्जर डायमीटर वाले टैप से। दो प्रकार के टैप हैं, ठीक है, एक स्मॉलर वाला है और एक लार्जर वाला है। ठीक है, क्या बोला गया कि अगर दोनों टैप को ऑन कर दूं, इस वाले टैप को भी ऑन कर दूं और इस वाले टैप को भी ऑन कर दूं, तो क्या होगा? द टू टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतना आवर्स। इसका मतलब होता क्या है? 9 3/8 का मतलब कितना होता है भाई? 9 8 जा 72 + 3 75/8 आवर्स, यानी कि 9 घंटे समथिंग कुछ मिनट में हमारी टंकी भर जाएगी। कब? जब दोनों टैप को मैं ऑन रखूंगा, जब दोनों को चला के रखूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि दोनों को नहीं चलाया, सिर्फ किसी एक को चला रखा है, मान लो मैंने इसको नहीं चला रखा, सिर्फ इसको चला रखा है, तो बताओ क्या 9 घंटे लगेंगे? हाँ जी बच्चों, ज्यादा टाइम लगेगा। 15 घंटे भी लग सकते हैं, 20 घंटे भी लग सकते हैं, 25 भी लग सकते हैं, मुझे नहीं मालूम कितना घंटे लगेंगे। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि इसको नहीं चलाया, सिर्फ इस वाले टैप को चला रखा है, तो क्या बताओ, क्या अब 9 घंटे में काम हो जाएगा? भाई जब दोनों मिलकर काम कर रहे थे तब जाके 9 घंटे में नहीं हो रहा था, अब तो वो अकेला करेगा काम, तो 9 घंटे में अब कैसे हो जाएगा? तो यानी टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इस छोटे वाले के मुकाबले इस बड़े को कम टाइम लगेगा। कितना कम लगेगा? क्या बोला गया? द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, the tap of larger diameter takes 10 hour less than the smaller to fill the tank separately। जो लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है वो 10 घंटे कम लेता है, किसके मुकाबले? स्मॉलर वाले के मुकाबले की। यानी कि अगर ये जो स्मॉलर वाला है वो 20 घंटे में इसको भर रहा है, तो ये बड़ा वाला 10 घंटे में भर देगा अकेले अकेले। अगर बड़ा वाला 30 घंटे में भर रहा है तो छोटा वाला 20 घंटे में भर लेता होगा अकेले। ठीक है, अगर छोटा वाला एक्स आवर्स में फिल करता है तो बड़ा वाला x - 10 आवर्स में पूरी टैंक को फिल कर देता होगा सेपरेटली। भाई बात समझ में आ रही बच्चों? तो लेट के लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर एंड लार्जर टैप टू fill the tank separately be x hours and x - 10 hours। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को करने का ना एक रट्टाफिकेशन बताता हूं। बच्चों ने इसका एक रट्टाफिकेशन लगा रखा होता है, डायरेक्ट रट्टा, कि देखो भाई दो टैप थे, एक स्मॉलर वाला था और एक लार्जर वाला था। ये एक्स आवर्स ले रहा है और ये ये x - 10 आवर्स ले रहा है। ठीक है, दोनों मिलकर कितने घंटे में भर लेते हैं? 75/8 आवर्स में भर लेते हैं। ठीक है, तो तरीका क्या है भाई? पहले वाले का रेसिप्रोकल कर लो, दूसरे वाले का, दूसरे के टाइम का भी रेसिप्रोकल कर लो, और जो दोनों का मिलाकर जो टोटल टाइम है उसका भी रेसिप्रोकल कर लो, और आपका आंसर आ जाएगा। ये है रट्टाफिकेशन। ठीक है जी, जो बच्चों ने रट रखा होता है, समझने में सरदर्द हो जाता है ना बेटा, तो क्या होता है बच्चे इसको रट ही लेते हैं। तो तरीका क्या है? पहले वाले ने कितना टाइम लिया उसका रेसिप्रोकल, दूसरे ने कितना टाइम लिया अकेले भरने में उसका रेसिप्रोकल, और दोनों मिलकर कितने घंटे में टंकी भर देते हैं उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कंफर्म आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अब लॉजिकली समझते हैं, सोचिएगा टोटल, मैं इसको हटा रहा हूं, वो लास्ट में तो हमने लिखना ही है वैसे भी। ठीक है, तो देखो समझिएगा जरा, टोटल वर्क मान लेते हैं 1 यूनिट। ओके, देखो उसी मैन वुमेन वाले लॉजिक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो वर्क डन बाय स्मॉलर टैप या फिर टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन एक्स आवर्स इक्वल टू 1 यूनिट। भाई एक्स आवर्स में तो पूरा काम ही कंप्लीट कर देता है भैया। एक्स आवर्स तक आप अगर आप इसको चला के रखोगे तो पूरी टंकी भर जाएगी। ठीक है, तो पूरा काम कंप्लीट हो गया, पूरा काम कंप्लीट हो गया, यानी कि 1 यूनिट वर्क हो गया इन एक्स आवर्स। तो सोचो टैंक फिल्ड
बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1/x आवर्स। इस x को उठा के इसके नीचे भेज दो भाई, तो 1/x आवर्स, यानी कि स्मॉलर वाला जो है वो 1 घंटे में इतने टैंक को फिल करता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन x-10 आवर्स। तो अगेन काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा 1 यूनिट। लेकिन अगर मैं बोलूं इन 1 आवर कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 1/x-10 आवर्स। ओके, ये बात ठीक है बच्चों? ठीक है, नाउ टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप, दोनों टैप को मिला लो, वो भी कितने घंटे में, इन 1 आवर, एक ही घंटे में। एक घंटे में पहली वाली टैप कितना टंकी भरती है, 1/x। दूसरी वाली टैप कितना टंकी भरती है, x-10। दोनों मिलाकर कितना भरती होंगी, इतना यूनिट। बात समझ में आ रही है बच्चों? इतना एक घंटे में दोनों भर्ती होंगी। ठीक है, तो बताइए, टैंक इज कंप्लीटली filled in 75/8 hours in 8 hours by both tap so 1 घंटे में पहली वाली ने इतना फिल किया, दूसरे वाली ने इतना फिल किया। ये 1 घंटे का काम है, तो 75/8 आवर्स का कितना होगा, मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे अगर मैं बोलूं 1 घंटे में इतनी टंकी भर जाती, तो 2 घंटे में कितनी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 घंटे में कितनी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 75/8 आवर्स में कितना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और काम पूरा कंप्लीट हो गया। इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखो 1/x, देखो वही चीज आ गई, 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल टू, इस 8 को राइट में भेज दो, 75 को लेफ्ट में राइट में भेज के, देखो 75/8 का क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो बेटा अगर आपको देखो इतनी चीज नहीं लिखनी है ना, तो ना इतनी चीज जरूर लिख लेना, इतनी चीज, ये जो बात है ना, इस बात को जरूर लिख लेना, इसको तो जरूर लिख लेना प्लीज यार, हाथ जोड़ के निवेदन है। और उसके बाद डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके ना आप इस चीज को सॉल्व कर लेना भाई, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों की ये जो अपनी 4.3 है, ये समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अब आपकी एक एक्सरसाइज रह गई है, वो वीडियो मैं आपको कल या परसों में, वो भी मैं अपलोड, एक दिन के बाद वो भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही, प्लीज यार लाइक कमेंट कर दिया करो, और कमेंट जरूर किया करो, ताकि ना मुझे पता चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। उसके हिसाब से ना फिर वीडियो बनाने में खुद भी अच्छा लगता है, क्योंकि देखो जितना अच्छा आप रिस्पॉन्स देंगे ना, उतनी अच्छे से मैं मेहनत करूंगा। अब जब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा होगा, तो ठीक है, तो मेहनत करने का ना मन नहीं करता है फिर। ठीक है, तो जरा कैसा आपको लग रहा है, प्लीज लाइक कमेंट करते रहना, और अपने दोस्तों को है ना ये वीडियो शेयर करते रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा देखो मेरे को आप लोगों के थ्रू सपोर्ट मिलेगा ना, तो उतना ही बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए आता रहेगा। ओके, चलिए बेटा, मिलते हैं आप लोगों से, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।